बेटास, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग टेक्सटाइल के क्वेश्चन करने वाले हैं। टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी या फिर बीएमए होम साइंस का एग्ज़ाम, जहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू मोड में होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन टेक्सटाइल के हैं, 50 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसी तरीके की क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी क्वेश्चन की, जहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। हर सब्जेक्ट के पर क्लास में हम लोग करेंगे, जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन वाला जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिलेबस तो यही है, चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो। अगर टेक्सटाइल है तो पढ़ना तो हमें यही सारा कुछ पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। होम साइंस बाय प्रियंका मैम सर्च करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर क्लास का आप लोगों को पीडीएफ जो है वो फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही क्लास का लिंक भी दे दिया जाता है। वहाँ से आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं और क्लास को भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वस्त्र विज्ञान का अध्ययन किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब वस्त्र विज्ञान का अध्ययन किसके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। बालकों के लिए, कामगारों के लिए, गृहिणियों के लिए, उपरोक्त तो सभी के लिए। तो किसके लिए महत्वपूर्ण है, इन सभी के लिए जो गृह विज्ञान का अध्ययन है या फिर वस्त्र विज्ञान का अध्ययन है वो महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत रूप से गृहिणियों द्वारा कार्य किया जाता है। वस्त्रों की धुलाई, घर की सजावट, वस्त्रों की देखभाल, उपरोक्त सभी। तो परंपरागत रूप से गृहिणियों द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं, ये सभी कार्य किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये सारे कार्य परंपरागत रूप से गृहिणियों द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं में से कौन सी प्रमुख है। पूछा गया है इनमें से कौन सी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। मनोरंजन, खेलकूद, वस्त्र, फास्ट फूड। तो कौन सी आवश्यकता मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से है। जो वस्त्र हैं वो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में है। खेल कूद, मनोरंजन और फास्ट फूड ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के माध्यम से मानव के विभिन्न अभिनिर्धारण को व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन है शारीरिक आकार के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, आयु के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो वस्त्रों के माध्यम से मानव के विभिन्न अभिनिर्धारण को व्यक्त किया जा सकता है किसके आधार पर, शारीरिक आकार के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, आयु के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो इन सभी के आधार पर व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्याप्त सुरक्षा व संचय की कला की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्त्रों का विवेकपूर्ण उपयोग, पर्याप्त सुरक्षा व संचय की कला की प्राप्ति निम्नलिखित में से किससे होती है। वस्त्र विज्ञान से, अर्थ विज्ञान से, जीव विज्ञान से, मनोविज्ञान से। तो किससे होती है, वस्त्र विज्ञान से होती है। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वस्त्र बाजार में उपभोक्ताओं को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक वस्त्र बाजार में उपभोक्ताओं को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। बाजारों में अनेक गुणों से परिपूर्ण परिधान उपलब्ध है, जिससे भ्रम उत्पन्न होता है। वर्तमान परिधान बाजार जल्दी जल्दी परिवर्तित होते रहते हैं। बाजारों के चयन में विकल्पों की संख्या अधिक रहती है। तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपरोक्त सही जो आप लोगों का सभी वाला आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। इन सभी समस्याओं का जो सामना है वो बाजार में, आधुनिक वस्त्र बाजार में उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का चयन करते समय उत्पन्न होने वाली समस्या से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। बजट का, प्रयोजन का, आयु का। वस्त्रों का चयन करते समय उत्पन्न होने वाली समस्या से बचने के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए। बजट का, प्रयोजन का, आयु का, इनमें से सभी का। तो किसका ध्यान रखना चाहिए, इन सभी का ध्यान रख करके ही वस्त्रों का चयन करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों को क्रय करने के बाद उनकी उचित देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय करने चाहिए। वस्त्रों को क्रय करने के बाद, खरीदने के बाद उनकी देखभाल अगर करनी है तो कौन से उपाय करने चाहिए। वस्त्रों के गंदे होने पर उनकी धुलाई करना, वस्त्रों का उचित ढंग से रख रखाव करना, उपरोक्त ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों को
क्रय करने के बाद उनकी उचित देखभाल हेतु निम्नलिखित में से कौन से उपाय करने चाहिए? तो वस्त्रों के गंदे होने पर उनकी धुलाई भी करनी चाहिए, वस्त्रों का उचित ढंग से रख रखाव भी करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रेताओं को आधुनिक बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए क्या करना चाहिए? विज्ञापन को महत्व देना चाहिए, विक्रेताओं की बातों पर विश्वास करना चाहिए, क्रेता को अपने विवेक और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करना चाहिए क्रेताओं को? आधुनिक बाजार की चकाचौंध से बचने के लिए क्रेता को अपने विवेक और ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों को मौलिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा, वस्त्रों को उचित आकार देकर, ए और बी दोनों उपरोक्त सभी। तो वस्त्रों को मौलिक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जाएगा? वस्त्रों की परिसज्जा द्वारा, वस्त्रों को उचित आकार देकर, ए और बी दोनों उपरोक्त सभी। तो आंसर नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। परिसज्जा द्वारा और आकार देकर वस्त्रों को परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाजारों में लगे परिधानों में लगे लेबल्स का कार्य नहीं होता है। पूछा गया है, परिधानों में लगे लेबल्स का कार्य नहीं होता है। दाग धब्बों की सफाई, वस्त्रों की सफाई, वस्त्रों की रंगाई, आहार संबंधी जानकारी। तो परिधान में जो लेबल्स लगे होते हैं वो किसकी जानकारी नहीं देते हैं? आहार संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देते हैं। दाग धब्बों की सफाई की जानकारी होगी, वस्त्रों की सफाई की होगी, और वस्त्रों की जो रंगाई है उसकी जानकारी लेबल्स देते हैं जो परिधान पर लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का मानव जीवन में बहुमुखी महत्व है। वस्त्र विज्ञान गृहिणियों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भलीभांति अवगत कराता है। वस्त्र विज्ञान सिर्फ गृहिणियों को स्वावलंबी बनाता है। वस्त्र विज्ञान ने सभ्यता को विकसित किया है, इनमें से कोई नहीं। तो वस्त्रों का मानव जीवन में बहुमुखी महत्व है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र विज्ञान गृहिणियों की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति भलीभांति अवगत कराता है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की विशेषताओं को जानना किसके लिए आवश्यक नहीं है? पूछा गया है, वस्त्रों की विशेषताओं को जानना किसके लिए आवश्यक नहीं है? बालिकाओं के लिए, गृहिणियों के लिए, दर्जी के लिए, विमान चालक के लिए। तो किसके लिए वस्त्रों की विशेषताओं को जानना आवश्यक नहीं है? किसके लिए नहीं है? विमान चालक के लिए वस्त्रों की विशेषताओं को जानना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र विज्ञान के महत्व का ज्ञान होने से वस्त्र को अधिक भड़काऊ बनाया जा सकता है, सुसज्जित बनाया जा सकता है, अप्रयोजक बनाया जा सकता है, अव्यावहारिक बनाया जा सकता है। तो वस्त्र विज्ञान के महत्व का ज्ञान होने से वस्त्र को अधिक क्या बनाया जा सकता है? सुसज्जित बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों के नमूने, रंग एवं आकार संबंधी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। बाल मनोविज्ञान से, गृह प्रबंध से, वस्त्र विज्ञान से, वनस्पति शास्त्र से। तो वस्त्रों के नमूने, रंग एवं आकार संबंधी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा? वस्त्र विज्ञान से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान बाजार की जानकारी करता है आधुनिक विज्ञापन, वस्त्र विज्ञान का अध्यापक, समाज, और ए और बी दोनों। तो वर्तमान बाजार की जानकारी कौन देता है हमें? अध्यापक देगा, या फिर आधुनिक विज्ञापन देगा, या फिर समाज देगा, या फिर ये दोनों देंगे? ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो कौन देगा वर्तमान बाजार की जानकारी? कौन देता है? जो आधुनिक विज्ञापन होते हैं वो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम उत्सव और त्योहारों को प्रदर्शित करते हैं, कौन प्रदर्शित करता है? वस्त्र, भोजन, आवास, वाहन। तो सर्वप्रथम उत्सव और त्योहारों को प्रदर्शित करते हैं, कौन करते हैं? वस्त्र करते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, यहाँ पर आप लोग करेक्शन कर लीजिए, फर्स्ट हो जाएगा। वस्त्र क्या करते हैं? वस्त्र यहाँ पर जो है उत्सव या त्योहारों को सबसे पहले प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन समय में मनुष्यों को निम्नलिखित में से किसका ज्ञान नहीं था? भोजन का, वस्त्रों का, आवास का, इनमें से सभी का। तो प्राचीन काल में जो मानव है
उनको किसका ज्ञान नहीं था, किसका नहीं था, भोजन का, वस्त्रों का, आवास का। तो प्राचीन समय में जो मानव था उसको भोजन का भी अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं था, किस तरीके से भोजन को पका करके खाना चाहिए, वस्त्रों का भी नहीं था और आवास का भी नहीं था। उनके पास आवास नहीं होते थे, वो जंगलों में पेड़ों की डालों पर रहते थे, कपड़ों की जगह पत्ते पहनते थे और भोजन की जगह वो क्या खाते थे, जो भी चीज़ें उन्हें मिल जाती थी, कंदमूल, फल, यही वो खा करके अपना जो पेट है वो भरते थे। तो इन सभी का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव बदलते मौसम में अपना बचाव किस प्रकार करता था। पेड़ के पत्ते, छाल व पशुओं की खाल द्वारा, मौसम अनुकूल वस्त्रों द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो पूछा गया प्राचीन काल में मानव बदलते मौसम में अपना बचाव किस प्रकार करता था। तो जब उसे वस्त्रों का ज्ञान ही नहीं था तो मौसम के अनुकूल वस्त्र कैसे पहन सकता है। ये ऑप्शन आप लोगों का गलत है। तो अगर ये गलत है तो ए, बी और दोनों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पेड़ों के पत्ते, छाल व पशुओं की खाल द्वारा अपना जो बचाव है वो मौसम से करता था। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मानव प्राकृतिक आपदा व मौसम परिवर्तन से बचने के लिए पशुओं का प्रयोग करता था। इससे किस प्रकार का असंतुलन दिखा। पशुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी, पशुओं की संख्या तेजी से घटने लगी, मानव ने पशुओं का अन्य प्रयोग बंद कर दिया, इनमें से कोई नहीं। प्राचीन काल में मानव प्राकृतिक आपदा व मौसम परिवर्तन से बचने के लिए पशुओं का प्रयोग करता था। इससे किस प्रकार का असंतुलन दिखा कि पशुओं की जो संख्या है वो तेजी से घटने लगी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राचीन सभ्यता में दिखाई नहीं दिए। पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राचीन सभ्यता में दिखाई नहीं दिए। नायलॉन के, कपास के, ऊन के, रेशम के, किसके साक्ष्य जो है प्राचीन सभ्यता में नहीं दिखाई दिए हैं। किसके नहीं दिखाई दिए हैं, नायलॉन के नहीं दिखाई दिए, ऊन, रेशम और कपास के दिखाई दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीनों के आविष्कार ने वस्त्र निर्माण को प्रदान किया है। अवरोधन, निश्चित ऊंचाई, गति, मूल्य, अवनयन। तो क्या प्रदान किया है मशीनों का आविष्कार ने वस्त्र निर्माण को, गति प्रदान की है। क्या प्रदान की है, गति प्रदान की। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशा बनाने में निम्नलिखित में से किस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन तथा अमोनिया के, पेट्रोल, कोयला तथा पानी की। किसकी आवश्यकता नहीं होती है पूछा गया है। दो ऑप्शन सेम हो गए हैं। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन तथा अमोनिया का, पेट्रोल, कोयला तथा पानी की। तो कृत्रिम रेशा बनाने के लिए हाइड्रोजन और अमोनिया की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोग करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन और अमोनिया की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित धागों का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। भौतिक क्रिया द्वारा, नैतिक क्रिया द्वारा, रासायनिक क्रिया द्वारा, इनमें से सभी। तो संश्लेषित जो धागे होते हैं उनका निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक क्रिया द्वारा बने संश्लेषित धागों की प्रमुख विशेषता है। धागा पूर्ण रूप से सख्त रहता है, धागे अनंत मात्रा में बनाए जा सकते हैं, धागे की प्रत्यास्थता बहुत कम रहती है, धागों के तंतु जल्दी टूट जाते हैं। तो रासायनिक क्रिया द्वारा बने संश्लेषित धागों की प्रमुख विशेषता क्या है कि धागे जो है अनंत मात्रा में बनाए जा सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में बनाए जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संश्लेषित धागा उपभोक्ताओं को अधिक लुभाता है क्योंकि इसमें प्रेस की आवश्यकता नहीं होती, इसके तंतु फफूंदी अवरोधक होते हैं, इनसे निर्मित वस्त्रों को धोना आसान होता है। उपरोक्त सभी। तो संश्लेषित जो धागा होता है उससे बने वस्त्र उपभोक्ताओं को पसंद बहुत अधिक आते हैं क्योंकि उसके गुण क्या है कि इसमें प्रेस की आवश्यकता भी नहीं होती है, इसके तंतु फफूंदी अवरोधक होते हैं, इसमें फफूंदी नहीं लगती, इससे निर्मित वस्त्रों को धोना आसान होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्त्र संबंधी किस उपाय द्वारा शारीरिक दोषों को छिपाया जा सकता है। पूछा गया है निम्नलिखित में से वस्त्र संबंधी किस उपाय द्वारा शारीरिक दोषों को छिपाया जा सकता है। लंबे व्यक्तियों द्वारा पड़ी रेखा के वस्त्रों का चयन करके,
छोटे लोगों द्वारा खड़ी रेखा के वस्त्रों का चयन करके, मोटे व्यक्ति द्वारा तिरछी रेखा के वस्त्रों का चयन करके, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से वस्त्र संबंधी किस उपाय द्वारा शारीरिक दोषों को छिपाया जा सकता है? तो इन सभी के द्वारा शारीरिक दोषों को छिपाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी व्यक्ति ऊनी वस्त्रों का प्रयोग क्यों करते हैं? पूछा गया है क्यों करते हैं पहाड़ी व्यक्ति ऊनी वस्त्रों का प्रयोग क्यों करते हैं? शरीर को गर्म रखने के लिए, शरीर को ठंडा रखने के लिए, शरीर को सामान्य रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो पहाड़ी व्यक्ति ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं क्योंकि क्यों करते हैं? वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों व वायुयान चालकों के वस्त्र बने होते हैं जल अभेदक तथा अज्वलनशील पदार्थों के, खादी के, एस्बेस्टस के, नायलॉन के। तो अंतरिक्ष यात्रियों व वायुयान जो चालक होते हैं उनके वस्त्र बने होते हैं, किसके बने होते हैं? जल अभेदक तथा अज्वलनशील जो पदार्थ हैं उनके बने होते हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस नामक रेशा है धात्विक अधात्विक उपरोक्त तो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो एस्बेस्टस है वो कैसा रेशा है पूछा गया है? धात्विक है, आधात्विक है या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। कैसा रेशा है? आधात्विक रेशा है। ऑप्शन नंबर जो बी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन से देश नए नए रेशे बनाने में जुट गए हैं? भारत व मिस्र, जापान व अमेरिका, न्यूजीलैंड व इंग्लैंड। कौन से ऐसे देश हैं जो प्राचीन काल में नए नए रेशे बनाने में जुटे हैं? भारत व मिस्र, जापान व अमेरिका, इंग्लैंड व न्यूजीलैंड, यूरोप व रूस। तो कौन से देश ऐसे हैं जो नए रेशे बना रहे हैं? भारत और मिस्र ऐसे हैं जो नए नए रेशे बनाने में जुटे हुए हैं। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फैशन समय समय पर परिवर्तित होता रहता है बाजार की मांग के अनुसार, मौसम के अनुसार, प्रबंध के अनुसार, ए और बी दोनों, उपरोक्त दोनों के अनुसार। तो जो फैशन है वो समय समय पर परिवर्तित होता है, किसके अनुसार? बाजार और मौसम के अनुसार परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक मजबूत रेशा है रेशम, रेयॉन और कपास और ऊन, इनमें से सर्वाधिक जो मजबूत रेशा है पूछा गया है वो कौन सा है? तो कौन सा रेशा सर्वाधिक मजबूत होता है? कपास होता है, जो गीला होने पर 30% और मजबूत हो जाता है। तो कपास इनमें से सबसे मजबूत रेशा। ऑप्शन नंबर जो सी है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी तथा बरसात से किस प्रकार रक्षा प्रदान करते हैं? पूछा गया है वस्त्र हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी तथा बरसात किस प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं? शरीर के ताप को बदलकर, शरीर के ताप को घटाकर, शरीर के ताप को सामान्य करके, शरीर के ताप को परिवर्तन ना करके। तो वस्त्र हमारे शरीर को सर्दी, गर्मी तथा बरसात से किस प्रकार रक्षा प्रदान करते हैं? शरीर के ताप को क्या करते हैं? शरीर के ताप को सामान्य करके, यहाँ पर सामान्य करके होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। शरीर के ताप, जो शरीर का ताप है वो सामान्य रहता है, ना भी उसको बदलने देते हैं और ना ही उसको बढ़ने देते हैं, ना ही घटने देते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का उसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र विज्ञान है गृह प्रबंध, वर्ण मनोविज्ञान, विकसित विज्ञान, अविकसित विज्ञान। तो वस्त्र विज्ञान कैसा विज्ञान है पूछा गया है? गृह प्रबंधन है, बाल मनोविज्ञान है, विकसित विज्ञान है, अविकसित विज्ञान है। तो जो वस्त्र विज्ञान है वो कैसा विज्ञान है? विकसित विज्ञान है। ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र विज्ञान को विकसित विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का मुख्य आवरण है बाल, खाल, छाल या वस्त्र। तो मनुष्य के शरीर का मुख्य आवरण कौन सा है? बाल है, खाल है और छाल है या फिर वस्त्र है? तो मनुष्य के शरीर का मुख्य आवरण कौन सा है? जो वस्त्र है वो मनुष्य के शरीर का मुख्य आवरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। वस्त्रों की लघुत्तम इकाई है, क्वेश्चन कह रहा है कि वस्त्रों की लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई कौन सी है? धागा, रेशा, ऊन, ऐंठन युक्त धागा। वस्त्रों की लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रेशा। जो रेशा है वस्त्रों की लघुत्तम या सबसे छोटी इकाई माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
वस्त्र विज्ञान का ज्ञान गृहिणियों के लिए आवश्यक है। समय की बचत हेतु, धन की बचत हेतु, शक्ति की बचत हेतु, उपरोक्त सभी। तो वस्त्र विज्ञान का ज्ञान गृहिणियों के लिए आवश्यक है। इससे वे समय, धन और शक्ति तीनों की बचत कर सकती है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र खरीदने चाहिए मौसम के अनुकूल, कार्य क्षमता के अनुकूल, प्रयोजन के अनुकूल, इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्त्र है वो खरीदने चाहिए, किसके अनुकूल खरीदने चाहिए? अधिकतर जो है मौसम के अनुकूल होने चाहिए। जब मौसम के अनुकूल होंगे तो कार्य क्षमता और प्रयोजन के अनुकूल जो है सबसे सबसे पहले किसको देखा जाएगा? मौसम को देखा जाता है कि मौसम के अनुकूल है कि नहीं। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त सभी होता है तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इन तीनों में से मौसम को चुनेंगे। मौसम के अनुकूल जो है वस्त्र खरीदने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में वस्त्र उत्पादन का कार्य होता है स्वचालित यंत्र द्वारा, हाथों द्वारा, विद्युत चालित यंत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में जो वस्त्र उत्पादन का कार्य है वो किसके द्वारा होता है? हाथ के द्वारा होता है, स्वचालित यंत्र द्वारा होता है, विद्युत चालित यंत्र द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होगा? विद्युत चालित यंत्र के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुराणों में वस्त्र निर्माण किए जाने की कौन कौन सी विधि का वर्णन है? पूछा गया है पुराणों में वस्त्र निर्माण किए जाने की कौन सी विधि का वर्णन है? कताई, बुनाई, सिलाई, ए और बी दोनों। तो कौन सी विधि का वर्णन है? ए और बी दोनों, मतलब कताई का भी है और बुनाई का भी है, सिलाई का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कौटिल्य के समय पांडु किस रेशे के लिए प्रसिद्ध था? पूछा गया है कौटिल्य के समय जो पांडु है वो किस रेशे के लिए प्रसिद्ध था? किस रेशे के लिए प्रसिद्ध था? रेयॉन, जूट, सन, रेशम। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? जो कौटिल्य के समय जो पांडु था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? रेशम के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों का करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के काल में वस्त्रों को पहनने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं थी? बांधकर पहनना, ओढ़कर पहनना, घुसरकर पहनना, उपरोक्त सभी। तो अशोक के काल में वस्त्रों को पहनने की निम्न में से कौन सी विधि नहीं थी? तो बांधकर पहनना, ओढ़कर पहनना, घुसरकर पहनना, उपरोक्त सभी। ये सभी विधियां नहीं थी। इन सभी विधियों से वस्त्र जो है अशोक के काल में नहीं पहने जाते थे। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सी विधि नहीं थी। ये सभी विधियां नहीं थी पहनने की वस्त्र। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय सामान्य भाषा में अंशुक का असाधारण अर्थ वस्त्र होता था। यह शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो अशोक के समय में जो सामान्य भाषा में अंशुक जो अर्थ है उसका साधारण अर्थ क्या होता था? अंशुक शब्द का वस्त्र। और यह जो अंशुक शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? पूछा गया है अंशुक शब्द किस भाषा से लिया गया है? फारसी, अवधी, संस्कृत, पाली। तो कौन सी भाषा से अंशुक शब्द लिया गया है? किससे लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया है। अशोक के समय में प्रयोग होने वाला जो अंशुक शब्द है उसका अर्थ होता था साधारण वस्त्र। और ये जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? संस्कृत भाषा से लिया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जादुई रेशा कहा जाता है जूट के रेशों को, रेशमी रेशों को, ऊनी रेशों को, कृत्रिम रेशों को। जादुई रेशा किसको बोला गया है? जूट के रेशों को, रेशमी रेशों को, ऊनी रेशों को, कृत्रिम रेशों को। किसको बोला गया है? कृत्रिम रेशों को जादुई रेशा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टसर, मूंगा तथा एरी किस तंतु की किस्म है? लिनन की, नायलॉन की, कपास की, रेशम की। टसर और जो एडी है वो किस तंतु की किस्में हैं? लिनन की है, नायलॉन की है, कपास की है, रेशम की है। तो किसकी किस्म है? रेशम की दोनों किस्में हैं। टसर और जो एडी जो मूंगा है वो रेशम की किस्मों के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रेशों के आधार पर तंतु का प्रकार है। प्राकृतिक रेशों के आधार पर तंतु कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक तंतु, कृत्रिम तंतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रेशों के आधार पर तंतु कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं,
या फिर ए बी दोनों। प्राकृतिक रेशों के आधार पर जो तंतुओं का जो रेशों के आधार पर वर्गीकरण है वो दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक तंतु होते हैं, कृत्रिम तंतु होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का यहाँ करेक्ट हो जाएगा। रेशों के आधार पर अगर वर्गीकरण पूछा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तंतु भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। फिर प्राकृतिक को भी तीन भागों में बांट गया है, वानस्पतिक, जांतों और खनिज में बांटा गया है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक और कृत्रिम वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाएगा आप लोगों का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तंतु मुख्य रूप से नहीं होते हैं, वनस्पति, जांतों, खनिज, मानव निर्मित। तो पूछा गया है प्राकृतिक तंतु में जो प्रकार है वो कौन सा प्रकार नहीं होगा, वनस्पति, जांतों, खनिज। तो प्राकृतिक तंतु के तंतुओं में जो रेशा है वो कौन से प्रकार का रेशा नहीं पाया जाता है, मानव द्वारा निर्मित जो रेशा है वो नहीं पाया जाता है। बल्कि जो प्राकृतिक तंतु हैं उसके तीन प्रकार हैं, वनस्पति, जांतों और खनिज। ये तीनों प्राकृतिक तंतुओं के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने टेक्सटाइल के करने थे और जो 50 क्वेश्चन वो हम लोगों ने कर लिए हैं। इसी तरीके की क्लासेस है जो आप लोगों को यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसी तरीके हम लोग करेंगे 50-50 करके सारे जो पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन यहाँ पर MCQ वाइज हम लोग कर लेंगे, जिससे आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्योंकि टेक्सटाइल है और सारा जो टेक्सटाइल का सिलेबस आप लोगों का, आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं उसी का जो सिलेबस है वो TGT और PGT एग्ज़ाम में आता है। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देख सकते हैं, सिलेबस से रिलेटेड है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग है।